शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि 75 साल बाद भी हमारे जितने भी माशी फैसले होते हैं वो या तो IMF के मरहून मन्नत होते हैं या उसके रहमो करम पर होते हैं, और इससे हमारा पीछा नहीं छुट रहा। हम पीछा छुड़ाना चाहते नहीं हैं या हम पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ये एक लंबी बहस है, बट इशू ये है कि एक दफ़ा फिर IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होने जा रहा है और अब आखिरी जो 1 अरब वाली किस्त थी वो मिल जाएगी, और उसके बाद दोबारा से ये कहा जा रहा है कि हम एक और प्रोग्राम के लिए जो है वो बातचीत का अपनी आगाज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब भी हमें IMF की कोई किस्त मिलती है या हमें किसी अगले प्रोग्राम में जाते हैं तो उसकी एक भारी कीमत अवाम को भी चुकानी पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पिछले 2 साल हम देख रहे हैं कि हुकूमत कोशिशें तो कर रही है और आगे भी ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। सबसे जो अहम बात होती है वो ये है कि आपको अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाना है। उसमें जो फेलियर्स रहते हैं उसकी वजूहात पर भी जानने की ज़रूरत है कि जो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है उसका तो बहुत आसान है क्योंकि वो लिस्टेड है, आपका टैक्स नेटवर्क ऑलरेडी है। उसमें आप मजीद टैक्सेस का इजाफा कर लें कि सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने टैक्स नेटवर्क में इजाफा करें। इस दफ़ा ये बात की गई है और ये भी आसान है। आपने गैस की कीमतें बढ़ा दी, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आपने पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दिया, लेकिन जो अब बात हो रही है वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। एक तो ये कि आपका जो आपका पेंशन वाला जो आपका स्लैब है उसमें आप रिफॉर्म लेकर आए, वो किस तरह से लेकर आएंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और उस पर एक रिएक्शन भी होगा। प्लस प्राइवेटाइजेशन की, जिसमें प्राइवेटाइजेशन में जो PIA है वो सर फहरिस्त है, वो भी एक पॉलिटिकल इशू है, वो भी एक हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और उसके साथ साथ जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको भी टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हुकूमत के लिए कितने आसान होंगे, ये माशियात, आप इस पर और कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। जो आज पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट तो है ही लेकिन पीपल्स पार्टी ताल्लुक भी है और अभी न्यूली इलेक्टेड MLA भी है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, और डॉक्टर खाकान हुसैन नजीब साहब, फॉर्मर एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिस्ट। कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, जरा मैं आपसे इस बात का आगाज कर लेती हूँ कि ये जो बताएगा कि अब जो ये अहदाफ हैं ये तो बहुत आसान है ना कि सैलरी क्लास पर मजीद सैलरी मजीद टैक्सेस इम्पोज कर देना, लेकिन अब इसके अलावा जो अहदाफ है जिसमें आपकी प्राइवेटाइजेशन भी है, जिसमें जो पेंशन वाला है उसको पेंशन स्लैब को भी उसको रिफॉर्म करना, प्लस आपके जो रिटेलर्स हैं उनको भी, जो दुकानदार आम उसमें उनको भी टैक्स नेटवर्क में लेके आना, ये तरजीहात हैं आप समझते हैं हुकूमत की? देखिए, ये तरजीहात बिल्कुल है और IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग 3rd रिव्यू जो इंशाल्लाह अप्रैल के एंड तक बोर्ड की मीटिंग IMF की होने वाली है और 1.1 बिलियन डॉलर के फंड्स रिलीज हो जाएंगे। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली IMF से हुकूमत ने एग्री किया है 3 सेक्टर्स को जो टैक्स नेट से बाहर थे उसको टैक्स नेट में लाना है, और ये वो 3 सेक्टर्स है जिस पे कमर टूट जाती थी, शटर डाउन स्ट्राइक की धमकी होती थी, 20 MNA जाते थे चेयरमैन FBR के पास और ये पॉलिसी मौखर या मुअत्तल हो जाती थी। लेकिन अब IMF के क्योंकि ये मशरूत है उस प्रोग्राम का जिसके तहत हमें 1.1 बिलियन मिल रहा है और एक तो रिटेलर्स हैं, एक तो रिटेलर्स हैं जी, वो रिटेलर हैं, वो रियल एस्टेट जहाँ पे ब्लैक मनी पार्क होती थी और एग्रीकल्चर है। ये 3 सेक्टर हैं, रिटेलर, होलसेलर, उसके बाद रियल एस्टेट और फिर एग्रीकल्चर। अब ये वो सेक्टर्स थे जिनको अब तक टैक्स नेट में हमने नहीं लिया हुआ था। IMF ने ये भी कहा कि आपका टैक्स टू GDP रेशो सिर्फ 9% है, 8 से 9%, इसको आपको बढ़ा के 15% तक करें, और खत्ते में दूसरे ममालिक जो हैं उनका 15% है, श्रीलंका वगैरह का। लिहाजा टैक्स टू GDP रेशो भी अब बढ़ाना है। अब वो साल 1% बढ़ाते हैं, 1.5% बढ़ाते हैं, बहरहाल 5 साल में उसको 15% तक लेके जाना है। ये एक चीज़ है। 3 सेक्टर्स को डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी में लाना है, टैक्स नेट में लाना है आपने हर हालत में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेग साहब मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ, और खाकान हसन नजीब साहब हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब
अभी वो ज्वाइन। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, मुझे नहीं पता कि जो पिछली दौरे हुकूमत था, पिछले मुराद ये पीडीएम वाला नहीं, उससे पहले वाला पीटीआई के, उनकी ये प्रायोरिटीज थी या नहीं थी, या उनके उसमें पाइपलाइन में ये चीजें थी या नहीं थी। लेकिन अब जो टैक्स नेटवर्क बढ़ाने की बात है, ये कितना आसान होगा, एक रिटेलर, होलसेलर प्लस रियल एस्टेट और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़राई मुल्क है, लेकिन आप देखें ना कि कभी उस पे, उसकी इनकम पे कभी टैक्स ही नहीं लग सकता, क्योंकि सारे जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर। कितना आसान होगा हुकूमत के लिए। जी शुक्रिया नादिया साहब। पहली बात तो ये है कि IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, कुछ लूप होल जो हमारी इकॉनमी में कुछ ब्लैक होल थे उनको प्लग करना तो बेइंतहा ज़रूरी है। और ये टैक्स एवेजन और जो टैक्स पोटेंशियल जो हम नहीं पूरा कर पा रहे थे, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इसी साल का जो अभी वर्ल्ड बैंक ने 2 दिन पहले जो अपनी पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट जो रिलीज की है, तो 8% होगा जो पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न होगा वफाकी हुकूमत का, वो 8% होगा। और अगर हम 2019 से 2023 तक देखें तो हमारे जो टैक्स टू GDP रेशो है वो तकरीबन 10% के गिर्द घूमती है। यानी जितना इस साल का हमारा डेफिसिट है उतना ही तकरीबन हम टैक्स इकट्ठा करते हैं। अगर हम दुगना टैक्स इकट्ठा करें तो तब हम इन अखराजात को पूरा कर पाते हैं, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग अखराजात हैं। थोड़ा सा जब आप अखराजात को जूम इन करके देखते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा है वो कर्ज़ों की वापसी है, और उसके बाद फिर बाकी तमाम खर्चे हैं। यानी कि आपको वफाकी हुकूमत के पास जो टोटल रेवेन्यू आता है सूबों को देने के बाद, वो इतना भी नहीं कि उससे सूद जो है वही अदा किया जा सके पिछले कर्जों पे, और फिर हर चीज को नए कर्जे लेते हैं उसकी अदायगी के। तो ये एक विशेष साइकिल बन गया। तो लिहाजा ये हमें अपने अखराजात भी कम करने हैं और अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है। जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, ये चूँकि सूबाई मैंडेट है, और इसलिए जब तक सूबे इस पे जो है वो एक्टिव नहीं होंगे और प्रोएक्टिव हो के इनकम ऑन एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लेना चाहेंगे, वफाकी हुकूमत इस पर कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएगी। लेकिन ये जो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है रिटेलर की रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, ये एक लिटमस टेस्ट है हुकूमत की जो विल पावर है। फॉर एग्जांपल अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हम आपके इनवाइस पे लिखा होता है POS रसीद का 1 रुपया चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह से ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर आपको POS रसीद के पैसे लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको FBR की वो जो जिस पे QR कोड प्रिंट हो वो रकम वापस करें, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने तो टैक्स पे कर दिया एज ए कंज्यूमर, लेकिन FBR उसको इन्फोर्स नहीं करा पा रहा। हालांकि 5 लाख रुपया जुर्माना है आपको FBR की POS रसीद ना देने का, लेकिन आप कहीं भी इफ्तार पे चले जाए आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है ये ग्रेजुअली हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। असल चीज़ इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और ये इम्प्लीमेंटेशन किए बगैर चारा नहीं है, IMF हो या ना हो। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही आपने बात की है कि IMF का डंडा हो या ना हो, ये हमें करना होगा। हमारे साथ डॉक्टर खकान हसन नजीब साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नादिया साहिबा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ये जो हम जिसको लिटमस टेस्ट भी डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब फरमा रहे हैं कि जो आपका रिटेलर या होलसेलर पे आपको टैक्स करना होगा, क्योंकि आपको पता है उसके बाद एक तूफान होता है, स्ट्राइक्स होती हैं, शटर डाउन स्ट्राइक्स होती हैं, रियल एस्टेट जहाँ पे आपका ब्लैक मनी भी बड़ा उससे पार्क होता है, फिर एग्रीकल्चर जो उन्होंने सूबाई मामला। लेकिन इस पे मैं बात करने से पहले मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो शुरू में आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उस दिन उन्होंने NFC अवार्ड की बात की थी कि उसको भी रिव्यू की जरूरत है, और शायद कहीं ना कहीं IMF से भी ये बात हुई थी। अभी खुद ये हमेशा से ये बात होती है कि जितना हमें सूद की मद में सूबों को देने के बाद जो वफाक के पास हिस्सा बच जाता है, वो जो हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं उसके लिए भी वो नाकाफी होता है, फिर हमें मजीद लोन। तो इसके लिए भी हुकूमत में संजीदगी या कोई सोच है कि इसको भी रिवाइव किया जाए या इसको रिव्यू किया जाए, NFC अवार्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है वो कितना ब्रोकन है इसका अंदाज़ा यूं लगाइए कि पाकिस्तान ने इस साल, बेशक ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 30 जून को चेक कर लीजिएगा, 8,600 अरब रुपया इस मद में देना है जो हमारा डेट सर्विसिंग और मार्कअप है।
हमारे पास यानी कि सरकार के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास 7,300 अरब रुपया होगा जब हम प्रोविंसेस को वो पैसे दे चुके होंगे, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला के। नादिया साहिबा, आप 1300 अरब रुपया बोरो करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि अपना मार्कअप और डेट देने के काबिल हों। पेंशन, पाकिस्तान का PSDP, पाकिस्तान का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खर्चे, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट के खर्चे, एवरीथिंग इज़ ऑन बोरोड मनी। अब यहाँ से पहले तो शुरू कीजिए कि खड़े कहाँ पे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक नंबर नहीं देखेंगे गुफ्तगू की डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब लेट्स स्टार्ट के इसको ठीक करने के क्या तरीके हैं। इसको ठीक करने का एक तरीका NFC में अगर आप देखेंगे, हम हर चीज़ को चूँकि पाकिस्तान में यूँ करते हैं कि देखे बगैर ये कह देते हैं कि जी देखें ना जी NFC तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आपने NFC की एक सतर है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये कहा कि जब NFC अवार्ड 2014-15 तक पहुँचेगा, जो 7वां अवार्ड है, तो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो 15% होगा, 13.5% टैक्स टू GDP होगा फेडरल गवर्नमेंट का, जो आज 10% है, यानी कि 3.5% और होना चाहिए था 2015 में। अगर 2023 में मैं उसको देखूं तो 18% होना चाहिए था। 18% होता तो हम 18,000 अरब यानी कि 9,000 अरब और कमाते, तो हम बिल्कुल ठीक जगह खड़े होते। सो वी डू समथिंग, वी डोंट फॉलो व्हाट वी हैड टू डू थ्रू इट एंड देन वी से कि देखें ना जी बिल्कुल फेल हो गया। सो पहली तो ये बात है। प्रोविंसेस को 1.5% कमाना था, वो आज 0.8% कमाएंगी जब जून 2024 में बंद करेंगी अपनी बुक्स को। सो पहली ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, सो एक तो टैक्स का आपने नहीं किया काम, सो NFC नहीं कामयाब हो रहा। दूसरी बात, आपने इसको 18वीं तरमीम से साथ मिलाकर देखना है। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं नादिया साहिबा, पावर्टी, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब 17 सब्जेक्ट्स हमने कहा था डिवॉल्व कर देंगे। नादिया, हम इस साल 400 से 600 अरब रुपया खर्च करेंगे फेडरल गवर्नमेंट में, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब आप ये दो चीज़ें ही कर देते तो आपका NFC आपको ठीक होता दिखाई देता। प्रॉब्लम इस कि हम चूंकि किसी मतलब डिवॉल्व नहीं हो सके, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं हो सके। सॉरी सर, आप ये कह रहे हैं नहीं हो सके डिवॉल्व? जी देखिए ना, वो 17 सब्जेक्ट हम सेंटर में भी चला रहे हैं, 500-600 अरब सालाना खर्च भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट में भी उसके पैसे दे रहे हैं, और 7 प्रोविंसेस भी एक उसका खर्चा कर रही हैं, पर उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। सो एक ये, और दूसरा 15% तो 2015 में करना था। आज तो हमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान का 18% तो टैक्स टू GDP है, जिसका मतलब है 18,000 अरब रुपया प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू का अलहदा पैसे आते। पाकिस्तान 20,000 अरब पे खड़ा होता, ये सिचुएशन ही डिफरेंट होती। अब यहाँ से शुरू कीजिए एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म। ये बजट नादिया कलीदी हैसियत रखता है इस गवर्नमेंट को, अगर पक्के पांव चलना है तो। अगर तो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म क्लियरली ये सब्जेक्ट्स जाते हुए डेट रीप्रोफाइलिंग, SOEs के पैसे काटना, फेडरल गवर्नमेंट में जो खर्चे हैं वो काटना, जो आपकी सब्सिडीज़ हैं उनको उड़ाना नहीं है, उनका बोझ प्रोविंसेस के पास जाना है। ये भी बात यहाँ है, 464 अरब रुपया इनकम सपोर्ट में जो देना है वो प्रोविंसेस से शेयर करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही प्रोविंसेस का है। इसी तरह HSC का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नज़ीम मुख्तसर साहब ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। मिर्जा इख्तियार बेग साहब से जरा इसका जवाब ले लें, क्योंकि जो हम जब 18वीं तरमीम की बात करते हैं और NFC अवार्ड की बात करते हैं तो दूसरा नाम हमारे पास पीपल्स पार्टी का आता है, और पीपल्स पार्टी जीरो टॉलरेंस है कि अगर हम ये बात कर दें, जो अभी तक सुनते हैं, मुझे नहीं पता मिर्जा इख्तियार बेग साहब क्या कहेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये जो डिवॉल्व करने की बात हुई, अब जो 17 सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिवॉल्व नहीं किया गया, उसकी खर्चा भी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। फेडरल के पास से जब अमाउंट सूबों को चला जाता है, जिस तरह से डॉक्टर नजीब साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 8,600 अरब होगा, हमें देना है सूद और मार्कअप की मद में, इंटरेस्ट और मार्कअप की मद में, और उसके बाद जो है वो 7,300 अरब हमारे पास होंगे, यानी वो तक देने के लिए हम बोरो करेंगे। तो क्या कबाहत है इसको रिव्यू करने में? देखिए, आपने ये जो फिगरें दी ये बिल्कुल सही है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन क्या इसका हल सिर्फ यह है कि सूबे से कटौती करके
मरकज़ को ये फंड दे दिए जाएं और वो इसको अपना अखराजात पूरा करे, या दूसरी और ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। ये NFC अवार्ड वेल थॉट ऑफ डेलिब्रेशन करने के बाद सूबों को इख्तियारात वसाइल के साथ मुंतकिल करने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल था जो पास हुआ था। और ठीक है, अब इस वक्त आपको अपनी इस सुनने में आ रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वो ख़त्म कर रहे हैं मरकज़, वो कहते हैं सूबाई सतह के ऊपर आप इसको फीड करें। वो आप अपने अखराजात क्यों नहीं कम कर रहे हैं? आपने डेट अपना कितना बढ़ाया है? आपने 104% डेट बढ़ाया है। आप अपना डेट को कम करें, अपने अखराजात को कम करें। 17 वो वजारतें हैं जो बिलावल साहब ने कैटेगोरिकली बतलाई हैं जिनको NFC अवार्ड जिनको 18th अमेंडमेंट के बाद बंद किया जा सकता है, जिससे 300 अरब रुपए का आपको फ़ायदा और 300 अरब रुपए बचेंगे, वो आप नहीं कर रहा है। वो वजारतें 17 की 17 जो हैं वो हर साल आप उनको साथ लेके घसीट रहे हैं साथ में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने टैक्स बेस अपना बढ़ाया नहीं है। अभी खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी 2015 में आपका 23% होना चाहिए था और 2025 में इतना फीसद। तो हम पीपल्स पार्टी की जो हमारी पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि मरकज़ अपने अखराजात कम करे, मरकज़ अपने वसाइल बढ़ाए, रेवेन्यू बढ़ाए, टैक्स टू GDP रेशो जो टारगेट दिए गए हैं और लेते रहे हैं उसको अचीव करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक ही है प्रोग्राम मरकज़ का जो सूबों की सतह पे आप दे रहे हैं। मरकज़ का इसका जवाब मैं आबिद सुलैरी साहब से लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और चीज बताते चलिएगा, जिससे तो आबिद सुलैरी साहब भी कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है ये भी सब्जेक्ट होगा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। क्या इस पे सिंध हुकूमत कोई संजीदगी दिखा रही है इस पे ये इम्पोज करने के लिए? हम बिल्कुल हैं। ये बिलावल साहब ने अपने स्टेटमेंट्स में बिल्कुल वाज़ेह किया है कि ये तीनों सेक्टर टैक्स नेट में होने चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर हम होने चाहिए मानते नहीं, हैं। आपकी हुकूमत है सिंध में, आप करेंगे नहीं करेंगे? ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए ना आप ये डिस्टॉर्शन देखें नादिया, डिस्टॉर्शन देखें। एग्रीकल्चर का GDP में हिस्सा तकरीबन 20% है। एग्रीकल्चर का टैक्स टू GDP रेशो में हिस्सा जो है वो 2% है। आप देखें बिल्कुल डिस्टॉर्शन है। तो यही चीज़ें आपके निज़ाम को तोड़ रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, इम्बैलेंसेस कर रही हैं। तो इसको बढ़ाना चाहिए ना, इसको टैक्स टू GDP इस रेशो को बढ़ाना चाहिए ना 2% से। हम तो बढ़ा रहे हैं। देखिए इस बजट में अनाउंस करेंगे सूबाई सतह पे भी टैक्स टू GDP को बढ़ाना है और मरकजी सतह पे यानी सेंटर पे वफाकी हुकूमत को भी बढ़ाना है। ये जो हम टारगेट छोड़ आए टैक्स टू GDP रेशो का, जो हमने 15% 5 साल पहले करना था, वो अभी हम 9% पर हैं। 10 साल पहले सर, वफाकी हुकूमत का काम पहले 2015 में करना था, 2024 में आ गए, अब तो 18% करना था। तो आप वहां से वसाइल बढ़ाएं, आप टैक्स टू GDP बढ़ाएं, आप इन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाएं, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ा दूं, उसके बाद फिर दूसरी चीजों में अखराजात कम करें, जो 100 से ज्यादा % उन्होंने अखराजात बढ़ाएं। डेट आपको जो बढ़ाया। आबिद सुलैरी साहब, ठीक है, एक सेकंड। आबिद सुलैरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है मिर्जा इख्तियार साहब बेग साहब की भी और डॉक्टर खाकान साहब की भी। अब जो मामला जो प्रोविंशियल मैटर है, अब जो वो कहते हैं कि जी आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स करना है, यानी वो 17 सब्जेक्ट जो आपको डिवॉल्व होने थे 18th अमेंडमेंट आप नहीं कर सके, लेकिन सूबा ये कहता है कि जी ये हल नहीं है कि आप जो है सूबे से कटौती करें, हल ये है कि अपने अखराजात, अगर 17 मिनिस्ट्रीज एक्स्ट्रा है, क्या 17 मिनिस्ट्रीज का जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंस है, उनको कट करके ये जो हम जो डेफिसिट में जा रहे हैं ये कवर कर सकते हैं, जिसकी निशानदेही खाका नजीब साहब ने की है? जी शुक्रिया। टू बी फेयर ऑन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब अपनी कैंपेन में इन 17 मिनिस्ट्री को अबॉलिश करने की बात करते रहे हैं और अब यही शायद वजह है कि आप देखिए कि इन मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। इन मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किए गए कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा ना बने। गो कि ये एक सिंबॉलिक प्रैक्टिस है, लेकिन ये एक मैसेज भी है कि हुकूमत
सोच रही है इन डिपार्टमेंट्स को, इन मिनिस्ट्रीज के साथ फ्यूचर में क्या किया जाए और ये अगले प्रोग्राम की प्री कंडीशन जो है वो किस तरह की आएंगी। इनको अगर हम अबॉलिश कर भी लेते हैं तो तब भी आपका डेफिसिट पूरा नहीं होता। उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें जो है और करना होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस साल की नेपरा की रिपोर्ट पढ़ें तो नेपरा हमें ये बताती है वो रिपोर्ट के जी पिछले साल का बिजली का जो लॉस एंड ट्रांसमिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो थे और नॉन रिकवरी ऑफ बिल, उसके जो लॉसेस वो मिला के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सालाना बजट से ज़्यादा बन जाते हैं। तो एक तो वो लॉसेस जो टेक्निकल लॉसेस हैं, दूसरे वो जो कि बिजली के बिल रिकवर नहीं कर पाए डिस्कोस, वो कोई 450 अरब रुपए के करीब वो बनता है। तो अब अगर हम अपना बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम दुरुस्त कर लें और बिलों की रिकवरी ठीक कर लें, मैं अभी बिल बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, पिछले साल के बिलों की बात कर रहा हूँ जो भी उसमें टैरिफ था, तो आपका एक पूरा बिस्प का जो प्रोग्राम है वो एक उसका बजट दुगना हो सकता है। तो जाहिर है कि वहाँ पे आपको उसमें बेहतरी लाना होगी। इसी तरीके से जो हमारे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो एक और हमारे पास ब्लैक होल है जिसमें कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो जा रहे हैं। और इसमें मानना पड़ेगा कि क्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों ने, जब भी वो अपोजिशन में हुई, उन्होंने इस प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की। जब वो हुकूमत में आई उन्होंने इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की। और अब पहली दफ़ा लग रहा है कि IMF का प्रेशर जो है वो प्रेशर से ज़्यादा जो पाकिस्तान की ज़रूरत है IMF में रहने की, मैं इसको प्रेशर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि IMF चल के तो हमारे पास नहीं आ रहा कि हम उससे कर्जा लें। हमें चूँकि ज़रूरत है, अगर हम नहीं लेंगे तो जून जुलाई में डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो ये अब हमारी ज़रूरत इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई है कि वो बजट से पहले PIA का एक सिग्निफिकेंट जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं होगा। इसके साथ जो एक वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को जो करने की ज़रूरत है वो लो और लोअर मिडिल इनकम अर्नर उन पे जो इन सारे फैसलों का बोझ जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है टारगेटेड सब्सिडीज़ के ज़रिए। और ये टारगेटेड सब्सिडी के लिए जो कुशन है वो इन्हीं करेक्टिव मेजर से आएगा कि आप अपने SOEs के खर्चे कितने कम करते हैं, आप अपने लाइन लॉसेस जो है वो कितने कम करते हैं। जो सूबों में सोशल सेफ्टी नेट्स की जो बात हो रही है वो इसलिए अहम है कि हमने देखा कि PTI के दौरे हुकूमत में सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, दोनों जमातों की आपस में नहीं बनती थी, वफाकी सूबाई हुकूमत की, तो सिंध को शिकवा रहता था कि उसके साथ जो है डाटा टारगेटेड बेनिफिशरीज का वो शेयर नहीं किया जा रहा। अब चूंकि KP में और वफाकी हुकूमत में दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, तो अब KP को ये शिकवा होगा कि जी हमारे पास वो डाटा नहीं जिसके जरिए हम टारगेटेड सब्सिडीज दे सकें। तो उसका यही हल है कि सूबे को कहा जाए कि वो डाटा जो है वो NSCR जो जिसके जरिए घर घर जाके जो इकट्ठा किया गया और आप इनकम के हिसाब से देख सकते हैं किसको सब्सिडी देनी है किसको नहीं, सूबे के पास भी हो और सूबों को इजाज़त हो कि वो अपने सोशल सेफ्टी नेट जो है वो खुद से डिज़ाइन करें ताकि वफाक पे बोझ भी कम हो और सूबे डायरेक्टली टारगेटेड इंटरवेंशन जो है वो कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, जरा इस पे आप भी रोशनी डालेगा। जो मिर्जा अख्तियार साहब बेग साहब ने भी बात की थी कि ये ज़रूरी नहीं कि सूबों से कटौती करके जो फेडरल है वो अपना बजट या अपना इंक्रीज करे, इसको जो मिनिस्ट्रीज है उनको ख़त्म करे, अपने अखराजात कम करे, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके साथ जो मामला प्राइवेटाइजेशन का भी है, जो आबिद सुलैरी साहब कह रहे हैं कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप कोशिशें कर रहे होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो उसको अपोज कर रहे होते हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा और कैसे? तो देखिए नादिया, अगर हम पहला जो हिस्सा है गुफ्तगू का उसको इज्तमाही तौर पे समराइज़ करें, फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क बहुत तकलीफ़ में है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना इतना जो भारी इस वक्त खसारे हो रहे हैं, तीसरा साल है 7.5-8% खसारे का। ये जो आपको इन्फ्लेशन अफराते ज़र है ना, इसकी नादिया बहुत बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट 8,000 अरब का जब नुकसान करती है, 8,000 के नए नोट छपते हैं, एक डिमांड क्रिएट होती है और इन्फ्लेशन आती है। सो लेट्स टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। इस बजट में हम ये उम्मीद रखते हैं कि प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट साथ मिलकर जो एक्सपेंडिचर्स की रिफॉर्म है, जो ऊपर की सतह से नीचे जाने हैं वो जाएंगे। टैक्स के रिफॉर्म्स में 0.8% से सूबे 1% पे मूव करेंगे।
FBR 9 की बजाय 10-10.5% पे मूव करेगा तो हम कोई सेम्बलेंस लाना शुरू करेंगे। इसी में NFC को भी देख लीजिए, और मैं NFC को 18वीं तरमीम के साथ पढ़ेंगे तो एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई देगी, और कई चीज़ें मूव ऑटोमेटिकली लिखी हुई हैं वो करनी पड़ेंगी। सो ये तो पहले हिस्से का लुबे-लुबाब है। जो आपका दूसरा सवाल है वो इंतहाई अहम इसलिए है, जब मैं सरकार में था तो मुझे एक साहब ने कहा कि ये मैं चलाता हूँ एक SOE, तो ये मैं किस चीज़ के अंडर चलाता हूँ। तो मैंने एक किताब लिखी, उसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स ऑफ पाकिस्तान। आज उसका SOE लॉ बन गया है। फिर हमने एक किताब लिखी और 2012 के डेटे पे बेस करके 2013 में ये कहा कि 206 हमारे पास फेडरल एंटिटीज़ हैं, 88 उसमें से कमर्शियल हैं और फिर उनकी सब्सिडरीज़ हैं, और 40-50 नॉन कमर्शियल हैं। आज भी वहीं खड़े हैं। पहले तो हम्बलिंग मोमेंट है कि 10 साल पहले जो मैं कह रहा था और मैंने तब कहा कि इनका शायद 150-200 अरब का खसारा है, आज वो 10 टॉप का खसारा 705 अरब रुपया है, और उसके 7 टॉप हैं डिस्कोस, एक है रेलवे, एक है NHA और एक है PIA। ये है एम्बिट जहाँ पे खड़े हैं। अब फैसला कीजिए कि टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज किया, वो कहाँ खड़ा है? नादिया, many a times I do a program with you from Paris and many a time from लाहौर। मेरी एक ही नेट स्पीड आती है जो मैं पेरिस में भी लेता हूँ और लाहौर में भी लेता हूँ, इसलिए कि ये एक प्राइवेटाइज्ड सेक्टर है। पर लाहौर में मुझे हमेशा डर होता है कि बिजली ना फ्लक्चुएट कर जाए। सो एक तो इनएफिशिएंसीज ऑफ द एनर्जी सेक्टर, PIA, NHA और रेलवे। अब इस पे आपको बहस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये ऐसा नहीं है कि कल जाकर हम डिस्कोस बेच देंगे तो मसला ठीक हो जाए। KE को बेचा, पर आज भी मसला कराची का ठीक बेहतर हुआ है, ठीक नहीं हुआ। सो इस पे 3 किस्म की रिफॉर्म चाहिए। पहले पॉलिसी का रिफॉर्म चाहिए कि टैरिफ की पॉलिसी क्या होगी, सब्सिडी की पॉलिसी क्या होगी। एक बड़ा रिफॉर्म ये चाहिए कि मेरे घर में जो 26% उमरा हैं इस मुल्क के, जो अशरफियाँ हैं इस मुल्क में, उनके घर से गैस काट दीजिए। ये मैं आपसे बड़ी जुज़ियात में गुफ्तगू इसलिए करता हूँ कि लोगों को पता हो कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को जो बाहर के मल्टीलैटरल्स हैं उनसे ज़्यादा समझ है। अब आप कहेंगे ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जो समर होती है उसमें पाकिस्तान 30,000 मेगावाट खपत पे जाता है, इसलिए आपको अपनी कैपेसिटी 30-35 हज़ार रखनी पड़ती है। विंटर आती है तो वो 8-10 हज़ार आ जाती है, बिकॉज मैं गैस पे शिफ्ट कर जाता हूँ और अपने ACs को बंद कर देता हूँ। अगर आप गैस का निज़ाम तोड़ दें और सिंगल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करें पाकिस्तान में एज एनर्जी इन पाकिस्तान, तो ये 8-10 हज़ार 20 हज़ार पे चला जाएगा। आपकी बिजली की पर यूनिट कॉस्ट नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ये मैंने इसलिए सामने रखा है। IPP से मुआहदे जो हैं उनको जाकर दोबारा देखिए, उनके डेट को आगे लेकर जाइए। वी ऑल नो दीज थिंग्स। नादिया, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। जी सर, आ रही हूँ सर, आपकी तरफ ही आ रही हूँ, आपकी तरफ ही आ रही हूँ। मैं कहना ये चाहूंगा कि इस हाँ। पूरे पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए प्लीज टीम बनाइए जो एनर्जी सेक्टर की सर्जरी कर सके। अगर आप एनर्जी सेक्टर की सर्जरी नहीं करेंगे तो एनुअल रीबेसिंग में जो इस वक्त टैरिफ दिखाई दे रहा है, आई डोंट वांट टू से व्हाट इट इज, मैंने वो पढ़ी है पूरी जाकर, तो जुलाई में जो शॉक आएगा वो फिर इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। गैस का जो शॉक आएगा वो फिर बढ़ाएगा। इन गैस कंपनीज को भी छोटा करके बेचने की तैयारी करें। यहाँ एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यही से जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, एक दफा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बेग साहब अग्री करते हैं आप इनकी तजवीज़ से? देखिए, मैं 2-3 बातें हैं, क्योंकि हम उसी के करीब आ चुके हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कंसेंसस से कंक्लूड हो जाए। देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क को जो माजी की गलतियाँ, मिस्टेक, ब्लंडर्स, करप्शन, जो भी लफ्ज़ आप किसी के भी ज़िम्मे डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, जो चीज़ें आई हैं और उनसे जो अब रिज़ल्ट कंपाउंड होते जा रहे हैं, उसमें रिफॉर्म्स बहुत बहुत ज़रूरी हो गई हैं। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, उसमें IPPs के जो पुराने एग्रीमेंट हैं, खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं कि उनको दोबारा उन्हीं टर्म्स के ऊपर हम रिन्यू ना करें। जो IPP के एग्रीमेंट एक्सपायर हो गए हैं वो नई टर्म्स पे करें। ये एक चीज कर दें तो आपकी 50% मसले
हल कर देंगे आप कैपेसिटी सरचार्ज जो दे रहे हैं उससे निकल जाएंगे आप, लेकिन अब भी देख साहब ये जो क्यों नहीं रिन्यू हो हो पाता, रहे हैं, ये क्यों नहीं, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हर्ट होते हैं? जी जी देखें, इसमें इंटरेस्ट लोगों के अपने मफादात कंपनियों के, और वो रिन्यू हो जाते हैं वन प्रीटेक्स ऑन दी अदर। आप तो अगर करता कौन है? करते तो नहीं, वो नहीं, है ना जी- जो हमारे पार्टी। देखें, मैं तो जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि एनर्जी रिफॉर्म्स में सर्कुलर डेट जो 5000 से ऊपर चला गया है, आईपीपी जी। से पुराने एग्रीमेंट जो रिन्यू पुरानी टर्म्स पे हो रहे हैं, जिसमें अब भी आप कैपेसिटी सरचार्ज जो है वो चार्ज कर रहे हैं। अब तो आप कॉम्पिटेटिव बिडिंग पर आ गई ये दुनिया, आपको जो बिजली लेगा सस्ती पड़ेगी उसी पे दाम पे आप ले लेंगे। आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? 5000 रुपए आपने खड़े कर लिए हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो 4-5 जो जिक्र किया खाकान ने, मैंने भी पहले किया था कि उसमें स्टील मिल है जिसकी चिमनी से धुआं नहीं निकलता, उसमें सैलरीज और वेजेस दी जा रही हैं। रेलवे है, पीआईए है। पीआईए तो मुझे उम्मीद है कि अब इस बार चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं कि वो प्राइवेटाइज हो जाएगी, लेकिन ये 20-25 साल से हर बजट में जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो यही कहता है कि जी हम इस साल इसको प्राइवेटाइज, 500 अरब रुपए सालाना, गुड मनी फॉर बैड पर्पज, हमारे पैसे जा रहे हैं। इन चीजों को आप क्यों नहीं सही करते? भी मैं कहला पीपल्स पार्टी ने अपोज किया था इसको, प्राइवेटाइजेशन पीआईए की, और हमेशा करती है। हमारी प्राइवेटाइजेशन की एक सिर्फ शर्त है, और हम मानते हैं, हमें उसमें कुछ झिझक नहीं है कहने में नादिया। हम ये कहते हैं कि चूल्हा ना बुझाओ, आप गोल्डन हैंडशेक कर लो, आप कॉमन पूल में ले जाओ। आप डील अगर प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ऐसी करें कि फेज आउट हो, आप रातों रात चूल्हे ना बंद करो। हमने चूल्हे जलाने के वादे किए हुए हैं, ये है हमारा। चूल्हे जलाने के तो वादे किए, लेकिन वादों की भी एक लिमिट होती है ना। आपने तो वहां पर जहां पे 4 लोगों की जरूरत है वहां पे 50 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, नेशनलाइजेशन तो होगा, वो तो करें, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप प्राइवेटाइजेशन जिसके साथ कर रहे हैं, रिट्रेंचमेंट को उसमें देखें कितना आप कम कर सकते हैं। आप ये सब गोल्डन हैंडशेक होता रहा है ना, अभी बैंक में भी हुआ है, यूबीएल में भी हुआ है, तो ये हमारे पास टूल्स हैं, वी कैन गेट अवे, ये करके वो काम भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी सुलैरी से जरा फरमाएगा, ये जो आईपीपीस के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं और वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे होते हैं जो पुरानी हैं, बावजूद इसके कि हमारा 5000 अरब जो है वो हम इसके सर्कुलर डेट पे पहुंच गए, इसको भी रिकंसीडर किया जाएगा? इसको कुछ रिव्यू किया जा सकता है? ये करना तो चाहिए, किया जाएगा। देखिए नादिया, इसमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि पीटीआई दौरे हुकूमत में जो कि एक्सपायर होने के करीब थे, उनको तो एड्रेस कर लिया गया था। कुछ ऐसे हैं जो कि अभी लॉन्ग टर्म चलेंगे, स्पेशली जो सीपैक के अंडर हमारे जो पावर जनरेशन प्लांट लगे थे 2013 के बाद, तो वो अभी तो उनकी मैच्योरिटी जो है वो कम से कम 10 साल उसको मजीद चाहिए, तब जाके वो मैच्योर हो रहे होंगे। चाइनीज के साथ जो निगोशिएशन, जहाँ तक कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, वो ये थी कि चाइनीज को जब कहा गया आईपीपी की जो टर्म्स एंड कंडीशन, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं उनको निगोशिएट करने का, तो उनका पहला सवाल जो था वो ये था कि 2 आईपीपी जो हैं जो कि पाकिस्तानी कंसोर्शियम की मलकियत नहीं है, तो क्या हम पाकिस्तानी कंसोर्शियम वाले जो आईपीपीज हैं उनके साथ भी ये रिनेगोशिएशन की बात कर रहे हैं कि नहीं? और उन्होंने उस वक्त ये कहा कि जी ये 2 आपके अपने जो हैं डोमेस्टिक आईपीपीज, आप इनके साथ पहले रिनेगोशिएट करें, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप इनके साथ तय करेंगे उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे फिर आप चाइनीज इन्वेस्टर के पास आइए। तो जाहिर है कि ये उनकी एक लॉजिकल डिमांड थी उस वक्त, और बिल्कुल थी, तो हम ये नहीं कर रहे थे उस वक्त ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन देखिए, आपको ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, यानी अगर मैं या आप इन्वेस्टर है और हमें मुआहदे के दौरान कहा जाए कि इसकी शराइत तब्दील कर दें और हमारी मर्जी के खिलाफ अगर तब्दील हो रही होंगी, तो हम क्या करेंगे? हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में तो वही चीज़ जो है
जो लिखत पढ़त हुई है वही एक प्रूफ बनेगी ना। तो हुकूमत के लिए हमें बाहर बैठ के कहना शायद बड़ा आसान है कि जी मुआदों को रीनेगोशिएट किया जाए, लेकिन जब तक अगली पार्टी इसके लिए एग्री ना हो तब तक जाहिर है कि ये रीनेगोशिएशन पॉसिबल नहीं होगी। और अभी हम उस तरीके से शायद नेगोशिएट नहीं कर पाए, जो कि यकीनन करना चाहिए हमें। इसमें जो सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो टैरिफ रैशनलाइजेशन का है। यानी हम IPPs को इसलिए दे रहे हैं कि हम उनसे बिजली खरीद नहीं रहे, और गैस के बिल इसलिए बढ़ा रहे हैं कि गैस बहुत महंगी है, डॉलर्स में ले रहे हैं और आगे उस पर सब्सिडी अब देने के काबिल नहीं। तो बाबा हम बिजली के बिलों को इस तरह से रैशनलाइज क्यों नहीं करते कि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो, ताकि वही पैसे जो कि हमें IPPs को देने पड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि गैस बंद कर दें अभी। हाँ, खाकान साहब ने यही तो एडवाइस किया है कि गैस मुकम्मल तौर पे बंद करें। तभी पॉसिबल होगा अगर बिजली के टैरिफ जो है वो रैशनलाइज हो, कि जो ज्यादा इस्तेमाल करने वाला उसका बिल जो है वो प्रोपोर्शनली कम आ रहा हो, तो फिर ही होगा ना। अगर बिजली भी महंगी है और गैस भी बंद होगी। देखिए हमारे यहाँ नादिया जी बेग साहब, हमारे यहाँ कंजम्पशन ड्रॉप हुई है, बिजली की खपत कम हुई है, इंडस्ट्री बंद हुई है, 50% पे चल रही हैं, लिहाजा कैपेसिटी चार्ज तो आप दे रहे हैं और देना पड़ेगा, क्योंकि आप खरीद नहीं रहे, वो उनसे पावर लेके आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मेल्टडाउन, GDP स्लो, 22% डिस्काउंट रेट, जो ब्लेंडिंग रेट 24% हो गया, उस पर कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हमारी इंडस्ट्रीज हैं उंगलियों पर है। स्टील की जो अभी इंडस्ट्री है वो बंद होनी शुरू हो गई है। पूरा डेलीगेशन नेशनल असेंबली में आया हुआ था कि सब स्मगल हो रहे हैं, ईरान से आ रहा है सस्ता, 40,000 रुपए फी टन सस्ता है। तो आपको कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आप बढ़ाएं कंजम्पशन, बिजली की कीमत को आप 9 सेंट्स पे लाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, तो कैपेसिटी चार्ज देते हुए जरूरत है। एक और मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, अब जरा मैं एक लेमैन के लिए बात करना चाह रही हूँ। जब भी हम ये बात करते हैं ना कि IMF का एक नया प्रोग्राम या IMF की अब फाइनल जो हमें किस्त मिलनी है और उसके बाद आने वाला बजट, कितना मुश्किल हो सकता है अवाम के लिए, हम उनको थोड़ा ज़हनी तौर पे भी इस चीज़ के लिए तैयार करें। वैसे तो हर उस पर उनको यही होता है कि मजीद महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, गैस महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डॉलर रेट ऊपर चला जाएगा, महंगाई का तूफान आएगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं क्लेमैन के लिए? क्या हालात होने जा रहे हैं आने वाले वक्त? सबको पाकिस्तान में ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की बिजली की कीमत, पाकिस्तान की गैस की कीमत, पाकिस्तान की ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि हम किसी को ब्लेम कर दें। ओगरा के पास 2 पटिशंस पड़ी हैं सुई के कंपनीज की, जिस पे उसने डिटरमिन करना है कि पाकिस्तान की गैस की प्राइस क्या होगी। नेपरा के पास 10 लेकिन लेवी पे टैक्स जो होता है पेट्रोल पे, जी जो लेवी पे टैक्स होता है वो IMF का। श्योर सर। सो ये एक तो तय होगी ना बात। अब ना ही डिस्कोस को IMF ने कहा है कि भाई जाके आप ये पटिशन दें, आपने एक टैरिफ डिटरमिन करा दिया। IMF ये आपसे पूछता है कि अब बताइए भाई ये टैरिफ आ गया, आपने इसको लागू करना है कि नहीं करना। अब मैं भी आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ ये नुकसान जो होगा, क्योंकि अगर ये आप नहीं करेंगे तो सर्कुलर डेट बढ़ेगा, तो लागू कर दीजिए। यहाँ IMF एंटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की खपत बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में टैरिफ नीचे आए, तो ये जो सब बातें आज हमने की हैं और जनरली एग्रीमेंट है, टैरिफ रैशनलाइजेशन होनी है, सुई गैस को यूज़ करके हमने खपत बढ़ानी है, बिजली की पर यूनिट कॉस्ट नीचे लानी है। 17 IPPs ऐसे हैं जिनसे निगोशिएशन हो सकती है। अगर आप कोई स्मार्ट फाइनेंस के विजिट्स बैठाएंगे ना अपनी साइड पे, तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ये फंड्स आपको कहीं और से पिकअप करने चाहिए, चाइनीज़ को वापस कर देने चाहिए और लॉन्ग टेनर के लिए बोरोइंग कर लेनी चाहिए। Everything has a solution. The problem is कि आपने अपनी साइड की कॉम्पिटेंट टीम बिठानी है जो वो सोल्यूशन निकाल सके। IMF के साथ जब आप प्रोग्राम में जाएंगे तो ये जितनी चीज़ें जो आपके नेपरा ओगराज ने तय की हैं वो आपको कहेगा कि इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसलिए 1 जुलाई से आपको ये तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। So that's one thing. दूसरा ये अच्छा, एक चीज और सॉरी डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। वजह ये है कि हम बार बार ये बात करें कि बिजली की खपत बढ़े और गैस को आप का इस्तेमाल आप कम करें, लेकिन दूसरी तरफ जो हम सोलर सिस्टम्स को प्रमोट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को, तो वो इससे इफेक्ट नहीं होगा, बिजली की खपत तो और कम नहीं होगी। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं
कि सोलर की पॉलिसी को भी दोबारा देख लीजिए, बिकॉज जो आपका अच्छा पेइंग कस्टमर है जो शहरों में है वो सारा सोलर पे अगर मूव कर जाएगा तो आपकी कैपेसिटी की बड़ी वीकनेस आ जाएगी। सो इसका ये है सोच कि आप नई कैपेसिटी जो ऐड करने जा रहे हैं वो शायद अब आपको उस तरह की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट हैंडलिंग देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली, ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगेन नादिया आपने ज़बरदस्त बात सामने रखी है, लुब्बे लुबाब ये इसका निकला कि बैठ के सिट डाउन एंड मेक अ प्लान फॉर 5 years कि डिमांड प्लान क्या होगा। नादिया आज तक डिमांड प्लान पाकिस्तान ने कभी बनाया ही नहीं है, हम हमेशा एक सप्लाई का प्लान बनाते हैं। सो डिमांड का प्लान बनाइए, डिमांड को और तरह भी एफिशिएंटली मैनेज भी किया जा सकता है। बिजली के बिलों को कम करना है, आप अगर घर में पंखा 100 वॉट का है 30 वॉट पे लाएंगे वो तब्दील हो जाएगा। अगेन नीका एक ऑर्गेनाइजेशन है, गियर इट अप टू डू इट्स वर्क। इसके साथ साथ IMF का क्विकली जवाब दे दूं, कुछ टैक्सेशन नहीं आएगी, इसी तरह आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन को संभालने के लिए रुपए की जो मूवमेंट है उसको कंफर्टेबल, जिसको कहते हैं मार्केट बेस्ड करना पड़ेगा, इसी पे बेस होके प्रोग्राम डेवलप होगा पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। बेग साहब लास्ट कमेंट सर, लास्ट कमेंट, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। जी, मैं वो जो कह रहे थे ना कि IPP से नेगोशिएशन मुश्किल है, इंटरनेशनल फोरम में ले जाए, बहुत सारे IPPs हैं जिन्होंने ओवर इनवाइसिंग की है, वो स्टैब्लिश हो चुका है कि उन्होंने $50 मिलियन के प्रोजेक्ट $100 मिलियन में लगाया है। वो लोग जब टेबल पे बैठे उनकी जुर्रत नहीं है कि वो उस फैक्ट्स को इनकार कर सकें और नई टर्म्स पे आप मुल्क के मफाद में, खुदा के वास्ते पे रूथलेस होना पड़ेगा, मुल्क के मफाद पे, मेरे आपके नादिया के मफाद में, मुल्क के मफाद पे हमें बिल्कुल सही, क्योंकि ये चीज हमें डुबो रही है। 500 अरब तक डेट पहुंच चुका है और इसका कोई एंड मुझे नहीं नजर आ रहा है। ट्रू, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके टाइम का। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, डॉक्टर लहरी साहब आपका भी, डॉक्टर शाहिद खाकान साहब आपका भी, सॉरी माजरत खाकान नजीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से नादिम इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।